हेलो प्यारे साथियों। इच्छा मत डाले बनी टू प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन का जो टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह इतिहास का मास्टर क्लास है जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी मिलेगा। और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक है, इस राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक के आपको 5 से 6 क्लास मिलेगा। जो क्लास का ड्यूरेशन होगा वो 20 से 25 मिनट्स का होगा, जिसमें आप कम समय में थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे अपकमिंग एग्जाम्स कोई भी आपको देना होगा उसके लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। आप इसको कह सकते हैं क्विक रिवीजन क्लास है, जिससे आप कम समय में सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। देखिएगा यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तात्पर्य उस जन आंदोलन से है जो भारतीय चेतना और राष्ट्र के उदय का परिणाम था। थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व जो अपना भारत था वो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर राष्ट्र था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना के बाद में उनकी राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय हो गई, जिसके कारण भारत की जनता में असंतोष फैलने लगा। और असंतोष जब फैलने लगा तो इसके लिए इन्होंने आंदोलन करना शुरू किया, और यहीं से ये आंदोलन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी तक जो भी आंदोलन हुए, वो आंदोलन में जो था राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक जो हिस्सेदारी थी नग्न के बराबर थी। लेकिन सबसे अधिक जो अगर राजनीतिक सहभागिता है, राजनीतिक जो हिस्सेदारी देखने को मिलती है, वो कांग्रेस पार्टी से ही मिलने लगता है। ठीक है, इसीलिए आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो, ठीक है, 1885 से शुरू होता है, 1947 तक रहता है। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन तो आपको 1857 की क्रांति के बाद में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका स्थापना जो हुआ है 28 दिसंबर 1885 में। संस्थापक जो हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम कहते हैं एओ ह्यूम है। स्थान जो हुआ गोकुलदास देशपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में इसका स्थापना हुआ। और कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत के जो वायसराय हैं वो लॉर्ड डफरिन है। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल होता है 1884 से 1888 तक होता है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो सचिव होते हैं लॉर्ड क्रिश हैं। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत के जो वायसराय थे कौन थे, है ना, या किस स्थान पर हुआ। इसलिए ये एग्जाम पॉइंट से आपके सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, जरूर याद रखना आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जो एक कांग्रेस का स्थापना हुआ, इसमें विभिन्न इतिहासकार के बीच में कुछ मतभेद था, उस बात को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि भारतीय जन पनपते असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। उनका मानना है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन की परामर्श पर इस संगठन को जन्म दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजें समझिएगा आप लोग। 1857 की क्रांति के बाद में भारत की जो जनता होती है उनमें असंतोष की भावना पनपने लगती है। तो ये चीज़ें देखकर अंग्रेज को ये लगता है कि ऐसा ना हो कहीं ये उग्र रूप धारण कर ले। इसी के लिए ही इन्होंने, ठीक है, जो ह्यूम थे वो लॉर्ड डफरिन की परामर्श पर ही कांग्रेस का स्थापना किए थे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में लिखा है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन के नेतृत्व में करने तथा ब्रिटिश की सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सुरक्षा कपाट का मतलब ये है कि वो अपने सुरक्षा के लिए ही कांग्रेस की स्थापना किए थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में जो भारतीय जनता में आक्रोश फैल रहा था वो कहीं उग्र रूप और न धारण कर ले, जिसके कारण
अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी को जन्म दिया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम्स के लिए है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। सेफ्टी वाल का सिद्धांत जो है, ये लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए जरूर याद रखना कि लाला लाजपत राय ने अपनी यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में डफरिन की दिमाग का उपज बताया। ठीक है, कांग्रेस को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कांग्रेस की जो अधिवेशन कंटिन्यू हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सभी ये जो अधिवेशन है जरूर आप सभी ध्यान से देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ 1885 में हुआ, स्थान मुंबई, और इसके अध्यक्ष हुए वीसी बनर्जी, पहले फारसी अध्यक्ष। सेकंड जो आपका हुआ कांग्रेस अधिवेशन 1986, स्थान कोलकाता, अध्यक्ष जो हैं दादा भाई नौरोजी, पहले हिंदू अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा जो है कांग्रेस अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ, इसके अध्यक्ष जो हैं बदरुद्दीन तैयब, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा जो कांग्रेस अधिवेशन है वो आपका इलाहाबाद में हुआ, प्रथम जो अध्यक्ष वो अंग्रेज अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम विदेशी या प्रथम यूनानी कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जॉर्ज यूले हो जाएगा अंग्रेज। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे इस अधिवेशन को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप स्थान को याद रखने के लिए यहाँ पे बकमई को याद रखिएगा। यहाँ पे बकमई का मतलब ये है कि बाशी बम्बई हो जाएगा, काशी कलकत्ता, माशी मद्रास, ईशे इलाहाबाद। ठीक है, ये आप स्थान इस तरीके से याद रख सकते हैं। और ईयर को याद रखने के लिए जैसे आपको पता होना चाहिए कि 1885 में ही कांग्रेस का गठन हुआ और 1885 से ही प्रथम अधिवेशन शुरू हो गया। ठीक है, 85, 86, 87, 88 लगातार 4 अधिवेशन हुए। इस तरीके से आपको ईयर याद होना चाहिए। और यहाँ पे व्यक्ति के नाम को आप याद रख लेना इस तरीके से, वीसी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब और जॉर्ज यूले। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन आ जाता है उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में अन्य फैक्टों की बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो रहे रहमतुल्लाह साहनी। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली बार मतलब किस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को गाया गया था। ठीक है, तो इसी कांग्रेस अधिवेशन में ही 1896 में वंदे मातरम गीत को गाया गया था। और ये जो अध्यक्ष है कांग्रेस के रहमतुल्लाह शाइनी, इन्हीं के द्वारा ही वंदे मातरम को गाया भी गया था। आनंद मठ में वंदे मातरम का उल्लेख है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। आनंद मठ का जो उल्लेख है किस उपन्यास में, तो सॉरी, वंदे मातरम, वंदे मातरम का जो उल्लेख है किस उपन्यास में है, तो आनंद मठ, आप याद रखिएगा। और आनंद मठ के जो लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा कांग्रेस अधिवेशन आ जाता है 1911 का। 1911 कांग्रेस अधिवेशन जो है ये स्थान जो है कलकत्ता में होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं पंडित विशन नारायण होते हैं। और इस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन है ना, सरला चौधरी के द्वारा गाया गया होता है। ठीक है, और इस जनगण मन का जो लेख आपको मिलता है ये तत्वबोधिनी पत्रिका में मिलता है। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका के जो लेखक हैं वो देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं। ठीक है, देखिएगा 1911 की इसी कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाई जाती है, जो 1911 में घोषित, 1912 में बन जाती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग से सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस में कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष रहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कांग्रेस की अभी तक की जो कुल महिलाएं अध्यक्ष रहीं वो 3 महिलाएं। ठीक है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता, ये कांग्रेस की 3 महिलाएं थी जो कांग्रेस अध्यक्ष रहीं। ठीक है, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है आप सभी के एग्जाम में
इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष पहली महिला कौन रही, या या कांग्रेस अध्यक्ष पहली भारतीय महिला कौन है, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। ये सभी जो महिलाएं हैं कांग्रेस अध्यक्ष की, ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा 1917 कांग्रेस अधिवेशन, ये कहाँ पे हुआ, कोलकाता में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष हुए एनी बेसेंट, प्रथम विदेशी महिला हैं। उसके बाद में 1925 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ आपका कानपुर में हुआ, और इसका अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। 1933 कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ ये कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष जो हैं नलिनी सेन गुप्ता, भारतीय मूल विदेशी महिला है, मतलब भारतीय मूल विदेशी महिला। ये पहले ये भारत की नागरिक थी, बाद में इन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, इसलिए यहाँ पे भारतीय मूल की विदेशी महिला नाम दिया गया, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पहली महिला कांग्रेस सभा को संबोधित करने वाली कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहली महिला जो कांग्रेस सभा को संबोधित करने वाली जो है वो कदम्बिनी गांगुली है, ठीक है। कौन है, कदम्बिनी गांगुली है। उसके बाद में 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने ही कांग्रेस सभा को संबोधित किया था। किसने, जो ये कदम्बिनी गांगुली जो पहली महिला कांग्रेस सभा को संबोधित करने वाली है, 1889 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने संबोधित किया था। ये देखिए कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पे, कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष जो हैं विलियम वेडरबर्न, ठीक है। विलियम जो वेडरबर्न है, ठीक है, ये ह्यूम के जीवनीकार हैं, ठीक है। ये ह्यूम के जीवनीकार हैं। ये प्रश्न आपके, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जो ह्यूम के जीवनीकार कौन है, तो इसको जरूर याद रखना। विलियम वेडरबर्न जो है ये ह्यूम के जीवनीकार हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग से अगर एक प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक समय तक जो कांग्रेस अध्यक्ष रहे वो अब्दुल कलाम आज़ाद रहे। लगातार ये 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे, ठीक है। देखिएगा 1940 का जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, आज़ाद रामगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था ये, ठीक है, आज़ाद रामगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। उसके बाद 1940 से 1945 तक कोई भी कांग्रेस अधिवेशन नहीं हुआ। उस अधिवेशन के अध्यक्ष 1940 से 1945 तक मौलाना अब्दुल कलाम ही बने रहे, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे अधिक लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने रहे, ठीक है। तो याद रखना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा आप लोग से अगर प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, स्वतंत्रता के समय में कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे, तो ये प्रश्न याद रखना जेबी कृपलानी, ठीक है। देखिए 1946 का कांग्रेस अधिवेशन उस समय होता है मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं वो जेबी कृपलानी होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना ना, भारत की स्वतंत्रता के समय में कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं जेबी कृपलानी होते हैं। ये प्रश्न भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न पूछे गए भी हैं वनडे एग्जाम से या अन्य एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे अधिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो याद रखना कलकत्ता में हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कांग्रेस अधिवेशन हुए, 9 अधिवेशन, ठीक है। ये दोनों फैक्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट सेशंस पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये कुछ है ना इम्पोर्टेंट जो कांग्रेस अधिवेशन थे, मैंने वहाँ उस कांग्रेस अधिवेशन को यहाँ पर मैंने जिक्र किया। उसके बाद में अभी भी जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन बचे हुए हैं उनको, ठीक है, जैसे कुछ बंगाल विभाजन के समय के कांग्रेस अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, कुछ गांधी जी के साथ के कांग्रेस अधिवेशन जैसे 1915, ठीक है, 1929, ऐसे जो 1935-36 ये जो कांग्रेस अधिवेशन वो कांग्रेस अधिवेशन को, ठीक है, उस टॉपिक के साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन थे जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए जरूर याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे उदारवादी चरण आ जाता है जिसे हम कहते हैं नरम दल, ठीक है। इनका जो समय माना जाता है उदारवादी का, ये 1885 से 1905 तक माना जाता है, ठीक है। देखिएगा उदारवादी के नेताओं का जो मतलब उद्देश्य था ये औपनिवेशिक शासन था। औपनिवेशिक शासन मीन्स ये होता था कि मतलब अंग्रेज शासन करते रहे लेकिन इनकी जो मांग है ना, जो इन पे मतलब अत्याचार किया जा रहा है, इस चीज़ को मतलब समाप्त कर दिया जाए लेकिन अंग्रेजी शासन
करते रहें। ये चीज़ें उदारवादी जो नेता थे इनका मांग था, ठीक है? और इनका जो मांग रखा जाता वो संवैधानिक तरीके से मतलब ये रखते थे अपनी मांगों को प्रार्थना, आवेदन या अपील बैठक के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियायत प्राप्त करना चाहते थे। मतलब ये अंग्रेज़ों पे विश्वास करते थे, है ना? इनको ये अंग्रेज़ों से विश्वास था जो उदारवादी के नेता थे कि अगर हम प्रार्थना पत्र, आवेदन या अपील के माध्यम से, है ना, इनके पास प्रस्ताव रखते हैं तो वो हमारी चीज़ों को मतलब, है ना, मानेंगे और वो चीज़ें हमें देंगे, ठीक है? और ये जो उदारवादी के जो भी मतलब सदस्य थे, ये सभी मतलब, है ना, पश्चिमी संस्कृति के थे, ठीक है? मतलब यहाँ पे जैसे ये विदेशी में दादा भाई नौरोजी, सुनंदा, ये सभी मतलब विदेश में पढ़े हुए लोग थे, जैसे कुछ वकील, डॉक्टर, इंजीनियर थे, है ना? जो भी इसमें मतलब सदस्य थे, तो ये पश्चिमी मतलब संस्कृति के थे और इसीलिए पश्चिमी संस्कृति को अधिक फॉलो करते थे जो उदारवादी चरण के जो नेता थे। और ये मतलब अंग्रेज़ों पे इस तरीके का विश्वास रखते थे कि जैसे उस समय मतलब जो ब्रिटेन मतलब अंग्रेज़ के यहाँ जो शासन हो रहा था, मतलब बहुत पारंपरिक तरीके ढंग से हो रहा था, है ना? उसी तरीके का मतलब यहाँ पे भी वो सोच रहे थे कि मतलब अंग्रेज़ हम लोग को भी उसी तरीके का मतलब भारत में भी शासन करने का मौका देगा, ठीक है? इसीलिए अंग्रेज़ों पे ये जो उदारवादी के जो सदस्य थे वो विश्वास रखते थे। ये चीज़ें था उदारवादी। अब यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो बेहद इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे इसके जो सदस्य हैं, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दिनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, ये सभी जो हैं उदारवादी चरण के नेता हैं। जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी के ऐसे यहाँ पे प्रश्न में होगा, इनमें से कौन से उदारवादी चरण के नेता हैं, कौन से इसमें से, ठीक है, उग्रवादी चरण के नेता है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको इनके बारे में जरूर याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो उदारवादी के जो सदस्य हैं, उदारवादी के सदस्यों से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, उन फैक्ट को जरूर आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग की। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, पहली बार स्वराज्य की मांग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो आप याद रखना दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कब किया गया था तो ये भी याद रखना कि 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। देखिएगा दादा भाई जो नौरोजी है कांग्रेस अध्यक्ष, है ना, 1886 में रहते हैं। उसके बाद में 1893 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद में 1906 के कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं। 1886 का मैंने बता दिया है। यह अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में, 1893 का लाहौर में हुआ था, 1906 का जो है ये भी आपका कलकत्ता में ही होता है, ठीक है। याद रखना आप सभी। उसके बाद में देखिएगा दादा भाई नौरोजी संबंधित 1892 में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो फिसबरी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। देखिएगा दादा भाई नौरोजी थे, ये उदारवादी सदस्य थे, ठीक है। और इन्हीं उदारवादी सदस्यों के द्वारा 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, वो उस अधिनियम में मतलब भाग लेने का या मतलब प्रश्न पूछने का सहभागिता जो दिया गया था, ये उदारवादी नेताओं की ही मांग से, ठीक है। तो उसी में सबसे पहले मतलब फिसबरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य जो चुने गए थे वो दादा भाई नौरोजी हैं। ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे। देखिएगा इनकी एक बुक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इन्हीं बुक में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। धन निष्कासन सिद्धांत का मतलब ये था, ठीक है, कि जो मतलब धन भारत से मतलब बाहर जा रहा था उसका इन्होंने आकलन किया था, ठीक है। जैसे उस समय ब्रिटिश में मतलब जितना भी भारत में जो इनकम होती थी उसका 1/3 ब्रिटिश सरकार के पास में जाता था और वन मतलब एक पार्ट यहाँ भारत में बचता था, है ना। उसी के बारे में इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ रमेश चंद्र जो दत्त हैं, इनकी बुक थी एक, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको भी याद रखना, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। रमेश चंद्र दत्त एक अर्थशास्त्री थे, इनकी बुक थी द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सुरेंद्र बनर्जी जो हैं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1876 में किया। और इनकी जो आत्मकथा थी ए नेशन इन द मेकिंग, द बंगाली अखबार प्रकाशित किया इन्होंने, ठीक है।
फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल है ना अखबार इन्होंने भी प्रकाशित किया था। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है, जो उदारवादी सदस्यों के बारे में थे, आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार जरूर बताना आप सभी विद्यार्थियों को सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ का आपका जाता है उग्रवादी चरण, जिसे हम गरम दल कहते हैं। इनका जो समय माना जाता है 1905 से, ठीक है, 1919 होता है। ठीक है, ये जो समय माना जाता है 1905 से 1919, 1915 भी कहीं कहीं पे आपको मिलता है, क्योंकि 1915 से 1947 तो फिर गांधीवादी युग माना जाता है। ठीक है, इसीलिए 1915 भी कहीं कहीं पे मिलता है। उसके बाद में उद्देश्य जो है स्वराज, इनका उद्देश्य जो था स्वराज्य की मांग था। जैसे मैंने बताया उग्र जो उदारवादी चरण के जो नेता थे, उनकी जो मांग था उपनिवेशिक मांग था। ये प्रश्न पूछा जाता है उदारवादी चरण, उदारवादी सदस्यों का मांग क्या था, तो यह चीज याद रखना, औपनिवेशिक मांग था। और जो उग्रवादी के जो सदस्य थे, इनकी जो मांग थी, ठीक है, ये स्वराज्य की मांग थी। ठीक है, उसके बाद में ये स्वराज्य की मांग करते थे और ये अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, ये आंदोलन बहिष्कार व स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, जैसे उदारवादी के जो नेता थे वो मतलब कांग्रेसों पे विश्वास करते थे, लेकिन उग्रवादी के नेता ये कांग्रेसों पे विश्वास नहीं करते थे। ये किसी भी बात को रखने के लिए मतलब ये बहिष्कार करते थे और आंदोलन शुरू करते थे। और ये सभी जो नेता थे ये मतलब भारतीय थे, है ना, ये भारतीय संस्कृति की तरीके से मतलब है ना ये चीज़ों को मतलब भारत में स्वतंत्रता को चाहते थे, है ना, भारतीय संस्कृति के लोग थे ये। ठीक है, और वो लोग जो थे मतलब जो उग्रवादी के, सॉरी, जो उदारवादी के थे वो है ना पश्चिमी संस्कृति के थे, मतलब विदेश की संस्कृति थी उनकी। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बाल गंगाधर जो तिलक है ना, इनके जो सदस्य हैं, है ना, जो यहाँ पे उग्रवादी के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको देख लें। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को याद रखिएगा, जैसे उदारवादी और उग्रवादी सदस्यों के बारे में कैसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो उदारवादी हैं उन सदस्यों को आप मत याद रखिएगा, यहाँ पे लाल बाल पाल और अरविंद घोष, इस तरीके से इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन से सदस्य उदारवादी के हैं, कौन से उग्रवादी के हैं, इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद में जो उग्रवादी चरण के जो नेता हैं उनसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए बाल गंगाधर जो तिलक है इन्होंने 1893 गणपति महोत्सव शुरू किया। ठीक है, 1895 में शिवा महोत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। इनका एक नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, उग्रवादी आंदोलन का जनक तिलक को भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, उग्रवादी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये चीज याद रखना, तिलक को भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेशन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी जो बुक है अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर इन इंडिया, ठीक है, इंग्लैंड डिबेट टू इंडिया, ये सारी बुक जो हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय की बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, लाहौर से प्रकाशित साप्ताहिक इनकी पत्रिका थी पीपल और पंजाबी। ठीक है, इनकी पीपल और पंजाबी दो पत्रिकाएं थी जो लाहौर से इनको प्रकाशित की गई थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बिपिन चंद्र जो पाल हैं, ठीक है, इनका एक न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र है एनिवेशन का। देखिएगा बिपिन चंद्र पाल जो है न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र और एनिवेशन की भी था न्यू इंडिया, दोनों का नाम न्यू इंडिया ही है, लेकिन जो बिपिन चंद्र पाल का था वो साप्ताहिक था, एनिवेशन का जो था ये दैनिक था, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, एनिवेशन ने इनको 1900, ठीक है, 17 में शुरू किया था और ये 1901 में शुरू किए थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, चीज़ों को याद रखना, दोनों में इतना डिफरेंट है क्योंकि इनका साप्ताहिक, इनका दैनिक है। अरविंद घोष, ठीक है, इनको श्री अरविंदो भी कहा जाता है। ठीक है, ये बुक जो है अरविंद घोष की द लाइफ डिवाइन, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। उसके बाद में द, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ योगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अरविंद घोष की 1908 में अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार कर लिया गया था अरविंद घोष को, और मुक्त होने पर यह राजनीति से संन्यास ले लिए थे। उसके बाद में ये पांडुचेरी चले गए थे और पांडुचेरी में जैसे जब ये जेल से मुक्त हुए पांडुचेरी गए और पांडुचेरी में ही अरविंदो आश्रम 1926 में स्थापित किए।
ये प्रश्न पूछा गया है पांडुचेरी में अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, अरविंदो आश्रम कब किस ईयर में स्थापित किया गया है, जरूर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, यहाँ से बंगाल विभाजन आ जाता है। बंगाल विभाजन को नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का चीज़ें आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थी जो सेशन को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं इससे संबंधित, उसको करके देखते हैं। देखिएगा, अभी जो टॉपिक पढ़े हैं उसी से संबंधित प्रश्नों को केवल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड वाले प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था, आप सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केसरी होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, इसकी चर्चा मैंने किया है क्लास में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों के द्वारा की गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये जो था वो 1967 में किया गया था, और ये जो है 1900 ठीक है 1969 में इसको किया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और लंदन इंडिया एसोसिएशन दोनों को स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस है, ठीक है, एक यूरोपीय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कौन सा था। ठीक है, यह आंसर आप सभी विद्यार्थी जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलाहाबाद का सत्र था जिसमें जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों का नेता नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखिए अरविंद घोष, डब्ल्यू सी बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जॉर्ज यूले। ठीक है, इसमें बताइएगा आप। ठीक है, नरमपंथियों का नेता नहीं है था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट चीज़ें यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगर यहाँ पे भारतीय लिख के ना होता, ऐसे पहली महिला होता, तो यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला है, लेकिन वो विदेशी हैं। भारतीय जो महिला है वो सरोजिनी नायडू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है ना, वनडे एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, एक बार देखना जरूर। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नरम पर्थीयों की राजनीतिक मांग थी। ठीक है, इंग्लैंड और भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना। ठीक है, ये भी नरमपंथियों का ही मांग था। आम जनता के बीच प्राथमिक शिक्षा का प्रसार। ठीक है, ये भी चीज़ें आपका सही है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्हें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की शासित उपनिवेशों के सम्मान, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य की मांग। ठीक है, ये भी बातें आपकी सही है, मतलब यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन सारे सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, 1892 में विशंबरी संसद के लिए दादा भाई नौरोजी को ही चुना गया था। ठीक है, यंग इंडिया के लेखक कौन है। ठीक है, देखिएगा, यंग इंडिया में मैंने बताया था, यंग इंडिया में इन्होंने ठीक है डफरिन को कांग्रेस की स्थापना के दिमाग का उपज बताया था। ठीक है, ये किसकी है, लाला लाजपत राय की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके जो सेशन था उस सेशन से संबंधित कुछ आपके प्रश्न थे। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी को ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, अगर आप सभी विद्यार्थियों का सपोर्ट रहा तो इसी तरीके का आपको सेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।